काबिल आदमी है ज्ञानेश्वर गुप्ता जी, काबिल आदमी है, तभी तो चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया है, मजाक बात नहीं है। और विशेष रूप से उन्होंने कलकत्ता में इतना समय बिताया सरकार बनाने के लिए, और कमाल की बात है अभी तक वो मामला ही नहीं निपटा और उससे पहले चुनाव करा दिया। ये कितना उचित है? 14 लाख वोट पेंडिंग रखना और मामला लंबित रहना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनसे अधिकार छीन लिया गया सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लंबित होने के नाम पर। अधिकार छीना गया है वोट डालने का, वोट काटे गए हैं घुसपैठियों के पश्चिम बंगाल में। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, या तो वो फाइनल खत्म हो जाता, सुप्रीम कोर्ट कहता इनकी वोट नहीं बनेगी, या सुप्रीम कोर्ट कहता कि इनकी वोट बनाओ तब चुनाव होगा। लेकिन अब उनसे वोट डालने का अधिकार मुकदमा लंबित होने का नाम देकर छीना गया है। बात नहीं समझ रहे हैं आप? ये लोकतंत्र के साथ सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं एससी और ओबीसी के लोगों से कि तुम्हारा वहां की राजनीति में या सत्ता में रत्ती भर की हिस्सेदारी नहीं है, तुम क्यों चल रहे हो भाई? ममता जी से पहले कौन शासन कर रहा था? कम्युनिस्ट थे। कम्युनिस्ट कौन थे? ममता दीदी की जाति के ही तो थे। उसके पहले कांग्रेस का शासन किसके हाथ में था? और आरोप भी लगे थे कि कांग्रेस ने वहां पर वोट लूटे थे 1950 के दशक में। मैं बता रहा हूं भैया, कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री था वो भी इन्हीं के इर्द गिर्द का था, वो भी इन्हीं के कुटुंब खानदान का था। समझना बात को। 3% के लोग मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, फलाना मंत्री, वे वाला मंत्री बन रहे हैं बंगाल के अंदर। ओबीसी का आदमी घंटा बजाने में मस्त है। खैर उसे घंटे से ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए कुछ, नहीं तो वो फिर छुआछूत जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। दूसरा, अनुसूचित जाति के लोग जो बंगाल में बहुत बड़ी तादाद में, उनका सत्ता से बिल्कुल मटिया मैट कर दिया गया है। और पूरा देश कह रहा है भाजपा ने दीदी को हरा दिया, बेईमानी से हरा दिया। नहीं, मुझे दुख हो रहा है एससी की सोच पर, मुझे दुख हो रहा है एससी के नेताओं की सोच पर। अरे जब तुम्हारी वहाँ पर हिस्सेदारी नहीं, जब तुम गिनती में नहीं हो राजनीति की में, तो कोई भी सत्ता में आए, कोई भी सत्ता से जाए, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है? दूसरी बात ये, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, दीदी हो या कम्युनिस्ट हो, सत्ता किस कम्युनिटी के आसपास घूम रही है आप उसका हिसाब लगाइए। किस जाति के इर्द गिर्द सत्ता है आप उस पर बात करिए। आप ये मत कहिए कि पार्टी की सत्ता बदल गई। अरे पार्टी की सत्ता में से पार्टी बदल सकती है, लेकिन वो कम्युनिटी, वो जाति, वो लोग नहीं बदलेंगे। जो सत्ता में काबिज थे, हैं और वही रहेंगे। आप सत्ता में कैसे आएंगे उसकी बात करिए। लेकिन कम्युनिस्ट तो बात करते थे ना मजदूरों की, कम से कम ये तो था। कम्युनिज्म ने अगर डॉक्टर अंबेडकर को स्वीकार लिया होता तो मैं कह रहा हूं दावे के साथ स्टाम्प पेपर पर लिख के देता हूं, पूरे देश में आज कम्युनिज्म फैला होता। भारत का कम्युनिज्म आज सिसक रहा है मरण अनशन पर। जानते हैं आप, कम्युनिज्म ने डॉक्टर अंबेडकर की बात को नजरअंदाज किया। वो सिर्फ अमीरी और गरीबी को समझते रहे कि ये देश के अंदर बहुत बड़ी वो समस्या है। नहीं, अमीरी और गरीबी तो समस्या ना तो कल थी, ना आज है, ना रहेगी। देश के अंदर जाति सबसे बड़ी समस्या थी, है और रहेगी। एक भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया इन्होंने पश्चिम बंगाल में 1947 से लेके 2026 तक। तो यही तो कम्युनिज्म को समझना था, और यही हम समझाने की कोशिश देश को कर रहे हैं। और देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनिस्टों ने भी तुम्हें क्या दिया, ममता ने तुम्हें क्या दिया, कांग्रेस ने तुम्हें क्या दिया, और भारतीय जनता पार्टी जो तुम्हारे लिए है ही नहीं, तो वो आपको मुख्यमंत्री बनाएगी। वही तो कह रहे हैं हम भी। बीजेपी संभव ही नहीं। छत्तीसगढ़ में कितना लंबा आदिवासियों का आंदोलन रहा। उन्होंने चिता आंदोलन कर लिया, उन्होंने जल आंदोलन कर लिया, उन्होंने समाधि आंदोलन कर लिया, उन्होंने सारे आंदोलन कर लिए। जब गवर्नमेंट ने नहीं सुनी तो 10 दिन का अल्टीमेटम देके खुद बेचारे उठ के चले गए। ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सत्ता बदल रही है तो किसके पास जा रही है? अनुसूचित जाति के पास आ रही है क्या? मतलब रामलाल से श्यामलाल के पास, श्यामलाल से रामलाल के पास कुर्सी इर्द गिर्द के घूम रहे हैं वो। यस, इस देश में जिस पैटर्न को समझते हैं राजनीति, जिस नज़रिए से राजनीति को देखा जाता है, भारत में वैसी राजनीति है ही नहीं। भारत में जाति श्रेष्ठता की राजनीति है।
आप जाति श्रेष्ठता की राजनीति भारत के अंदर जाति है, बड़ा फैक्टर है। बहुत बड़ा। देखिए, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से लेकर गृह मंत्री के ऑफिस से लेकर और मुख्यमंत्रियों के ऑफिस में किस जाति का वर्चस्व है? फिर राज्यसभा में किसका वर्चस्व है? लोकसभा में किसका वर्चस्व है? जबकि उनकी कम्युनिटी की संख्या कितनी सी है। मीडिया के अंदर कितनी बड़ी संख्या में वो लोग बैठे हैं। भारत में कुल जितने मुख्यमंत्री हैं उनमें से कितने सारे मंत्री बड़ी संख्या में उनके हैं। बात समझ रहे हैं? अरे मुसलमानों को टारगेट किया कर कर गला तुम्हारा काट रहे हैं, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। क्योंकि कलकत्ता की बात है तो जय काली माता करनी है, कर लो भैया, तुम्हारी मर्जी। लेकिन तुम अगर दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दिया गया रास्ता नहीं चुनोगे, नहीं देखोगे अपनी तीसरी आंख को खोलकर कि सत्ता परिवर्तन हो रही है तो वो किस कम्युनिटी के हाथ में जा रही है, ताकत का मालिक कौन बन रहा है। अरे एक ब्राह्मण जा रहा है, दूसरा ब्राह्मण आ रहा है, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो या दीदी हो। ममता क्यों मुठमर्दी दिखा रही थी यहाँ पर जबरन? वो एक पब्लिक में अपना ऑरा बनाए रखने के लिए, या वो संविधान को नहीं मानती है, लोकतंत्र की हत्या तो फिर वो भी कर रही है। अरे तो कितना लोकतंत्र मानती है वो, कितना संविधान मानती है, बताइए ना मुझे बताइए कितने संवैधानिक कार्य उन्होंने किए हैं बंगाल के अंदर, अगर आप जानते कि नहीं है मुझे। मैंने क्या कहा, वो कम्युनिस्ट, उन्होंने कांग्रेस के साथ काम किया, बीजेपी में थी। विचार वही है जो संविधान के खिलाफ वाला है, वही विचार है ममता का, दीदी का वही विचार है भाई। हम समझ तो रहे हैं लेकिन कह नहीं सकते। क्यों? कहने में डर क्या है? मत दीदी भाइयों की दीदी है लेकिन दलितों की दीदी नहीं बन पाई। नहीं है। अगर दलितों की दीदी होती तो आज जाइए ना बंगाल के क्या हाल है, दलितों का उद्धार हो जाता। देखिए बंगाल का जाके सर्वे करिए, घूमा हूं मैं, रोना आ जाएगा। बंगाल कंगाल, बिल्कुल। 15 साल राज किए हैं ममता बनर्जी। 50 भी कर लें, बद से बदतर तो हो सकता है, अब नहीं हो सकता। लेकिन बहन जी ने भी राज किया था उत्तर प्रदेश में, उन्होंने तो कुछ बदलाव किए थे, दलितों की हालत में सुधार हुआ था, उनको ज़मीनें दी, एजुकेशन में उनका जो है काफ़ी अच्छा काम था। उस तरह से दीदी क्यों नहीं कर पाए काम? और वही दलित आज जो है उसके लिए रोए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कि यार दीदी के साथ बहुत बुरा हुआ है। 2 चीज़ बताता हूँ मैं आपको। बुजुर्गों की कहावत है, बेटा गुड़ मत देना, गुड़ के जैसी बात करना। बहन जी की क्या बात है कि बहन जी गुड़ दे देती हैं, गुड़ की जैसी बात नहीं, यानी कि मीठी बातें नहीं करती। दीदी की क्या खास बात है कि वो गुड़ नहीं देती, गुड़ की जैसी बातें करती है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ दोनों महिला लीडरों के अंदर, है ना। बहन जी उत्तर प्रदेश में और दीदी बंगाल में। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बहन जी कभी भी जनता के बीच में ऐसे नहीं आती जैसे बंगाल में दीदी घूमती है, चप्पल पहन के। वो नारा लगाता 15 रुपए की चप्पल 150 की साड़ी, सारे सिस्टम पे एक नारी भारी, है ना। तो बहन जी ऐसे नहीं आती ना, क्योंकि बहन जी बैठे बैठे ही लोगों के लिए उतना काम कर देती है। अरे बहन जी को तो दौलत की बेटी कहते हैं ये लोग, मनुवादी लोग। ठीक है, लेकिन कंपैरिजन की बात यह है कि एक आदमी तो मीठी मीठी बात करके तुम्हारा सहारा लूट ले रहा है, और एक आदमी तुमसे कड़वी बात कर रहा है लेकिन तुम्हारा विकास भी कर रहा है। तो ये बड़ा फर्क है। लेकिन जो विकास कर रहा है ना, उसकी बातें जो कड़वी है, इसलिए तुम उससे दूरी बना रहे हो। और जो तुम्हें गले लगाकर तुम्हारी पीठ में खंजर मार रहा है, तुम उसे, वो भी फिर भी तुम्हें अच्छा लग रहा है। इनके जो साथी हैं इंडिया गठबंधन वाले, अब उनको याद आ रहे हैं अखिलेश यादव, केजरीवाल, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी। ये जब चुनाव से पहले एक साथ क्यों नहीं आए थे अखिलेश यादव जी? ये देखिए सब, मैं क्या बताऊं आपको, वो देखा गिरगिट आपने, इंडी गठबंधन गिरगिट है पूरा। रीज़न है उसका बताता हूँ। इन्हें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई इन्होंने लामबंद नहीं है, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं जनता के साथ में, मूर्ख बना रहे हैं जनता को। राहुल गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जाए, अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जाए, तेजस्वी नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जाए, एनीथिंग केजरीवाल बिल्कुल नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जाए। रीज़न बताता हूँ। आपने देखा होगा भी, कल परसों की बात है, लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि अखिलेश यादव अपने मित्र हैं, कभी कभी उनका सहयोग करना पड़ता है। कितनी बड़ी बात, ओपन कहना पूरी दुनिया के सामने, ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने लोकसभा के अंदर आशीर्वाद दिया था कि हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप
आगे भी प्रधानमंत्री बने। तो क्या मोदी जी ने रास्ता खोल दिया है क्या अखिलेश यादव के लिए उत्तर प्रदेश में? योगी जी को किनारे करने वाले हैं क्या वाजपेयी? योगी जी को किनारा करना अखिलेश जी की बस की बात नहीं है। बीजेपी की बस की तो है। बीजेपी तो अपना संगठनात्मक तरीके से बदलाव करेगी जिस तरीके से उनमें फूट और जिस तरीके से उनमें कलह दिख रही है। तो ये बात बोली है अखिलेश जी के लिए, तो क्या एक इशारा कर दिया है उत्तर प्रदेश के लिए? ऐसा कह सकते हैं, लेकिन अखिलेश जी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं 27 में कुछ और होने वाला है। अच्छा, 27 में कुछ ऐसा होने वाला है कि जिन चीज़ों की हम उम्मीद भी नहीं कर सकते वो चीज़ें होने वाली हैं। जो वो हैं ज्ञानेश्वर गुप्ता जी, हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन, अगर उनका जादू चला तो सब धराशायी हो जाएगा, क्योंकि वो मेहनत जब करते हैं तो उनके आगे तो जनता फीकी पड़ जाती है। देश की व्यवस्था को संभालने के लिए, देश की गरीबी को दूर करने के लिए, लोगों को न्याय और समता स्थापित करने के लिए विजय थैलापति जैसे लोगों का आना आवश्यक है। कुछ लोग उनको दलित समझ रहे थे, जिस तरह से बाबा साहब की फोटो लेकर चलते हैं अपने साथ। देखिए, दलित होना और दलितों की पीड़ा को समझना, दोनों में अंतर है। कई बार आपने देखा होगा कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे देश के, क्या उन्होंने दलितों की समस्या को समझा? आज आदिवासी कम्युनिटी की महिला आदरणीय द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं देश की, और देश के अंदर कितना बड़ा छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं। क्या राष्ट्रपति होते हुए उन्हें उनका दर्द नहीं दिख रहा? आप देखिए, तो मैं ये कह रहा हूँ, दलित होना और दलितों को दर्द को समझना दोनों डिफरेंट चीज़ें। डॉक्टर अंबेडकर की फ़ोटो लेने वाला दलित नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर की फ़ोटो मजबूरी बन चुकी है। काशीराम और काशीराम साहब के अनुयायियों ने जमीनी स्तर पर इतना काम कर दिया है कि राजनीति, भारत की राजनीति डॉक्टर अंबेडकर के फोटो के बिना नमक के जैसी है, स्वाद ही नहीं आ सकता।